हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सोनू कुमार। चलिए, आप लोग को बोर्ड एग्जाम के सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पर और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। बिहार बोर्ड का एग्जाम नज़दीक में आने वाला है। 1 फरवरी से शायद एस्टिमेटेड डेट है और हम लोग इसकी तैयारी के लिए जुड़े हैं। और मैंने कल भी बोला था, फिजिक्स की तैयारी, फिजिक्स क्रैकर की जिम्मेवारी। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग आगे अपने क्लास को फॉरवर्ड करते हैं। कल तक में हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस पढ़ा था, जो कि 4 के 4 क्वेश्चंस अपने आप में 10 क्वेश्चंस के इक्विवेलेंट थे। ठीक है, और उन 4 क्वेश्चंस में आपको चारों क्वेश्चंस अब तक में बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जा चुका है, अदर स्टेट बोर्ड के द्वारा भी पूछा जा चुका क्वेश्चंस था। आज हम उसी पर एक अगला टर्म लेते हैं, जिसमें मेरा पहला क्वेश्चन आज होगा कूलॉम का नियम, यानी आप कह सकते हो कूलॉम का नियम क्या है। नियम क्या है, चर्चा करें। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन पर हम बात कर रहे हैं। क्या करें, चर्चा करें। कौन से क्वेश्चन पे? शॉर्ट क्वेश्चन पे। शॉर्ट क्वेश्चंस पे चर्चा कर रहे हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर हम लोग का विचारधारा चल रहा है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कूलॉम का नियम क्या है। इस क्वेश्चन को और कैसे पूछा जा सकता है? इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका हो सकता है कि स्थिर वैद्युत बल के लिए कूलॉम का नियम क्या है, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन को। या फिर कहा जा सकता है स्थिर वैद्युत बल को ज्ञात करने के लिए कौन से नियम हैं। बात समझ में आ रहा है? दूसरा नियम ये हो सकता है, ये दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है स्थिर वैद्युत बल को समझाएं कूलॉम के नियम के द्वारा। क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। आइए तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। एस्टिमेटेड आंसर क्या होगा मेरा, एक बेहतर सा आंसर। सबसे पहले नंबर कुछ पॉइंट जानेंगे। कूलॉम का नियम केवल और केवल बिंदुवत आवेश के लिए लागू होता है, पॉइंट चार्ज के लिए लागू होता है। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े चार्ज को रख दिए और कर देंगे उसके लिए लागू है, तो नहीं, उसके लिए लागू नहीं। पहला नंबर पॉइंट आपको ये जानना है कि कूलॉम का नियम जो है बिंदुवत चार्ज के लिए लागू है, बिंदुवत आवेश के लिए होता है, आवेश के लिए होता है। बात समझ आ रहा है? अब दो बिंदुवत आवेश के बीच हम लोग को जो बल निकालना है, कौन सा बल? स्थिर वैद्युत बल। दो बिंदुवत आवेश के बीच आपने कल देखा था, एक चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज Q2, दोनों के दोनों पॉइंट चार्ज, पॉइंट ए और पॉइंट बी पर। इन दोनों के बीच एक फोर्स लगता है और वो कोई फोर्स, कितना फोर्स है? एक फोर्स है। अगर इनके बीच का डिस्टेंस r है, कितना डिस्टेंस है? r डिस्टेंस है। तो इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स को हम लोग जो नाम देते हैं वह देते हैं स्थिर वैद्युत बल। कौन बल? स्थिर वैद्युत बल। बात समझ आ रहा है? एक एक वर्ड्स को एकदम ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा दो बिंदुवत चार्ज Q1 और Q2, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस r है। तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, ये फोर्स दोनों नेचर का हो सकता है, अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है या रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है, रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है, दोनों में से किसी भी नेचर का हो सकता है। अगर सेम नेचर के चार्ज हैं तो रिपल्सिव फोर्स होगा, और अगर डिफरेंट नेचर के चार्ज हैं तो कौन से फोर्स होंगे? अट्रैक्टिव फोर्स होंगे, आकर्षणात्मक बल होंगे। तो आइए हम लोग यहां पर बात करते हैं स्थिर वैद्युत बल का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। स्थिर वैद्युत बल का क्या निकालने के लिए? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग जिस नियम को पढ़ते हैं वह नियम कहलाता है कूलॉम का नियम। यानी दो बिंदुवत आवेश के बीच, दो बिंदुवत आवेशों के बीच, आवेशों के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल
ज्ञात करने के लिए सीए कूलॉम के द्वारा दो नियमों का प्रतिपादन किया गया इसी को कूलॉम का नियम कहते हैं। पहला नंबर नियम देखो, दो बिंदुपत आवेश के बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल, दो बिंदुपत आवेशों के बीच लगने वाला बल सदैव उनके परिमाणों के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है। बहुत सिंपल। इनग्रेडिएंट्स देखो, हम लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, इक्वेशन क्या बनाओगे फर्स्ट। नंबर दूसरा, आवेशों के बीच लगने वाला बल, कौन से आवेशों के बीच? वही दो बिंदुपत आवेशों के बीच। आवेशों के बीच लगने वाला बल सदैव उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात समझ में आई? व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। इनके बीच की दूरी कितना है? R, तो आप लिखोगे R का स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड। अब कर दो यहीं से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड कितना सेकंड करोगे, तो फर्स्ट एंड सेकंड जब आप रिजल्ट निकालोगे तो आपको मिलेगा F समानुपाती Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं, कोई ना कोई कांस्टेंट K लगाते हैं, Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, जहां पर K को हम लोग बोलते हैं कूलॉम नियतांक। डन है? या कोई दिक्कत? इस बल्ब के बारे में अगर पूछा जाए तो यह आपका हो जाएगा स्थिर वैद्युत बल। कौन बल हो जाएगा? स्थिर वैद्युत बल। और ये जो पूरा नियम निकल कर आया, पहला नंबर नियम, दूसरा नंबर नियम क्या कहलाएगा? कूलॉम का नियम। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। कूलॉम का नियम क्या है चर्चा करें। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में कूलॉम के नियम से ही रिलेटेड बात भी करेंगे। आपको कह रहा है कि निर्वात में जब दो आवेश को आप रख रहे हैं तो K का मान क्या होता है? K का मान कितना होता है और इसका SI मात्रक क्या है? तो देखिए, कूलॉम नियतांक का मान निर्वात में बताएं एवं इनके SI मात्रक तथा B मान लिखे, मात्रक तथा क्या लिखे? B मान लिखे। ये क्वेश्चन नंबर आपको 6 हो गया। एक सीरीज के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कल तक में 4 मैंने बताया, अभी 5 आया और ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो गया। आइए सॉल्यूशन इसका लिखते हैं, बड़ा सिंपल। आपने पढ़ा, यानी हम जानते हैं, बीनो क्या आप जानते हो? F इक्वल्स टू K Q1 Q2 और बाई कौन सा? R स्क्वायर। इस K का वैल्यू निकालने का एक सिंपल सा तरीका है, C का स्क्वायर
बाई 10⁻⁷ और यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ये है किसके लिए? वैक्यूम के लिए, यानी निर्वात के लिए। किसके लिए है? निर्वात के लिए। एकदम ढंग से याद रखोगे, ये किसके लिए है? निर्वात के लिए। सी जहां पर क्या है? प्रकाश का वेग है। प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग कहां? तो निर्वात में। कहां बालक? निर्वात में। बस बहुत आसानी से आप इसको ध्यान रखो। अब बोलो, आप निकाल सकते हो, यानी k इक्वल्स टू सी का स्क्वायर 3 इंटू 10⁻, कितना बालक? 8 का होल स्क्वायर बाई 10⁻⁷, यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। वैल्यू निकालेंगे, 3 3 जा 9, 10⁻16 बाई 10⁻⁷, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। एस्टिमेटेड रिजल्ट जो आपका आ जाएगा 19 इंटू 10⁻16 - न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, यानी आपके पास हो गया 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। एक तरीका ये है, आप इस तरीके से निकाल सकते हो के का वैल्यू। दूसरा तरीका है, के के लिए वैल्यू दिया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो आप अक्सर देखा करेंगे किताबों में, यही आपको लिखा जाता है। जहां पर एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात का परावैद्युतांक कहलाता है। निर्वात का परावैद्युतांक कहलाता है। क्या कहलाता है? परावैद्युतांक। इसे हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। परमिटिविटी ऑफ क्या बोलते हैं? फ्री स्पेस बोलते हैं। बड़े आराम से आप देखिए, परमिटिविटी ऑफ कौन स्पेस? फ्री स्पेस पे बात करते हैं। और इसका जो वैल्यू होता है बालक 8.854 इंटू 10⁻⁻12 होता है कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इससे आप वैल्यू निकालेंगे तो k इक्वल्स टू 1/4 पाई 3.14 और इंटू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एस्टिमेटेड वैल्यू फिर से अप्रॉक्स सही आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। तो वैल्यू निकालने की बात आ गई कि आप कैसे वैल्यू बदलाएंगे निर्वात में। रटा रटा वैल्यू आपको निर्वात ये बोला नहीं क्या कि निकाल कर बदलाइए। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम का स्क्वायर। चलिए अब इसमें हम लोग देखते हैं एसआई मात्रा। तो अब देखो एक बराबर आपने क्या पढ़ा k इंटू Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। एक के लिए मात्रक न्यूटन, k का मुझे मालूम नहीं है, निकालना है। Q1 के लिए कूलॉम, Q2 के लिए भी कूलॉम और R के लिए मीटर, और स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर ले आओ। न्यूटन मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू k, यहाँ कूलॉम का स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया? k का एसआई यूनिट। अगर डायमेंशन की बात करते हो तो डायमेंशन भी बड़ा आसान है। बोलो न्यूटन के लिए डायमेंशन लिखोगे n टी का पावर -2, मीटर के लिए बोलोगे l का स्क्वायर, और कूलॉम के लिए बोलोगे a इंटू टी का होल स्क्वायर बराबर आपके पास हो जाएगा k। अब बोलो यहाँ पर लिखेंगे m, l का पावर 3, t का पावर -2, बाई में लिखेंगे a का स्क्वायर t का स्क्वायर इक्वल्स टू k। इस टर्म को ऊपर ले जाओ, mn टू t का पावर -4, a का पावर -2 इक्वल्स टू k। दैट इज द रिजल्ट। डन है। तो आप k का एसआई मात्रा भी बता सकते हैं, बीमा भी बता सकते हैं, दोनों का दोनों टर्म आपको क्लियर हो गया। इसका वैल्यू भी मैंने निकाल कर दिखा दिया। आपको केवल वैल्यू को याद रखना है, नहीं तो आप कॉन्सेप्ट को अगर समझे हुए हैं तो आप निकाल कर बता सकते हैं। डन है, मिटा दिया जाए। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट लेते हैं। कूलॉम के नियम का महत्व लिखें। ठीक है, आपको कर रहा है कूलॉम के नियम का क्या लिखें? महत्व लिखें।
बड़ा ही बेहतर अंदाज में बात करेंगे। कूलॉम के नियम का क्या लिखना है? महत्व लिखना है। क्या क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, कूलॉम के नियम का क्या लिखना है? महत्व लिखना है। क्वेश्चन नंबर आज का तीसरा और पूरे सीरीज का क्वेश्चन नंबर 7। टॉपिक है कूलॉम के नियम के महत्व को बताएं। महत्व को बताएं। बहुत सिंपल अंदाज में आप इसका एस्टिमेटेड आंसर, ये सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कूलॉम के नियम के निम्नलिखित महत्व है। कूलॉम के नियम के निम्नलिखित क्या है? महत्व है। बात समझ आ रहा है? कूलॉम के नियम के क्या महत्व है? निम्नलिखित महत्व है। अब बोलो क्या क्या महत्व है? तो पहला नंबर महत्व बोलोगे, कोई भी अगर आप एटम देखते हो, कोई भी एटम देखते हो, तो एटम में क्या होता है? प्रोटॉन होता है और क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच किस प्रकार से बंधे होते हैं एक दूसरे से, हम इसको बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको बता सकते हैं कि किस प्रकार से ये आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं? बंधे होते हैं। या फिर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से नाभिक के चारों ओर चक्कर काटता है, ये जानकारी आपको कौन देता है? तो कूलॉम का नियम देता है। बात समझ में आ रहा है? दूसरा नंबर बताओगे कि अणु परमाणुओं से जुड़ करके अणु का निर्माण होता है। परमाणु आपस में जुड़ते हैं और अणु का निर्माण करते हैं, तो ये भी कूलॉम का नियम ही बताता है। और एक चीज और है, अणु और परमाणु आपस में जुड़कर ठोस, द्रव या गैस का निर्माण करते हैं। ठोस, द्रव या गैस का निर्माण करते हैं, तो इसकी भी जानकारी कौन देता है? आपको कूलॉम का नियम देता है। तो आप पहला नंबर लिखोगे कि परमाणु में घूर्णन करने वाले इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाले आकर्षण बल की जानकारी देता है। आकर्षण बल की जानकारी देता है, जानकारी देता है। ठीक है, पहला पॉइंट्स। दूसरा पॉइंट्स, परमाणु आपस में जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं, इसकी जानकारी देता है। पॉइंट नंबर आप थर्ड लिखोगे, परमाणु एवं अणु परस्पर संबंधित होकर ठोस और द्रव का निर्माण करते हैं। इसकी जानकारी भी किससे होती है? कूलॉम के नियम से होती है। आपको कोई 2 पॉइंट्स लिखना होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा पॉइंट्स आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी आप 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं और बड़े ही आसानी से लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपको 7 क्लियर हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पर बात करते हैं। कूलॉम के नियम के सदिश रूप की चर्चा करें। कूलॉम के नियम के सदिश रूप की व्याख्या करें। रूप की क्या करें? व्याख्या करें। ये सब क्वेश्चंस आपको 2 नंबर में पूछे जाते हैं और पूछा जा भी चुका है पहले। आप जवाब कैसे दोगे? एस्टिमेटेड आंसर आप लिखोगे। देखो सबसे पहला नंबर 2 वेक्टर,
मैं आपको एक प्लेन बनाता हूं वाई एक्सिस और यहां आपको हो गया एक्स एक्सिस। बात को समझना, मैंने कहा ये कोई पोजीशन रहा ओरिजिन से और यहां पर चार्ज Q1, यहां से ये कोई पोजीशन रहा Q2, ये पोजीशन ए, ये पोजीशन बी, कहां से? ओरिजिन से। ठीक है, अब देखो आपने वेक्टर फॉर्म की बात की है, तो वेक्टर फॉर्म में आपको पोजीशन वेक्टर मालूम है। मैं लिखूं, इसका नाम देता हूं मैं R1 वेक्टर और इसका नाम मैं देता हूं R2 वेक्टर। अगर लिखना है R1 वेक्टर तो OA वेक्टर बराबर आप लिखोगे R1 वेक्टर और OB वेक्टर बराबर आप लिखोगे कौन वेक्टर? R2 वेक्टर। अब मैं बोलूं Q1 के द्वारा Q2 पर, अगर मुझे ये डिस्टेंस लिखना है, AB डिस्टेंस लिखना है, तो AB बराबर आप लिखोगे OB वेक्टर और माइनस OA वेक्टर। अगर आपको पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में प्रॉब्लम है तो आप फिजिक्स क्रैकर चैनल पर जाकर वेक्टर में पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वीडियो सर्च करें, वीडियो नंबर 17 आपको मिल जाएगा, वहां पर फुल एक्सप्लेनेशन है। दैट मींस AB वेक्टर बराबर आप लिखोगे बालक R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। और इसको लिखने का तरीका है, मैं लिख सकता हूं R, यहां देखो Q1 से Q2 की तो R2 1 वेक्टर। ठीक है, जिसको घटा रहे आप उसी रूप में लिखो, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन देखो Q1 से Q2 की ओर है तो इसका नाम लिखेंगे 812 वेक्टर। अब यही लिखना तो है आपको, 812 वेक्टर बराबर क्या लिखोगे? K इंटू Q1 Q2 और बाई आपका पोजीशन में क्या लिखोगे बालक? तो हम लिख सकते हैं AB वेक्टर का क्या लिखोगे? स्क्वायर लिखोगे। क्या कभी भी बट्टा में ये फॉर्मेट होता है? नहीं, हम लोग इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखे क्योंकि डिस्टेंस बोला गया है, दूरी का। यहां पर फॉर्मेट आपको लिखना है AB वेक्टर का क्या लिखोगे? क्या डन है, बस इसी फॉर्मेट को कहेंगे। 812 वेक्टर बराबर आप बोलोगे K इंटू Q1 Q2 और बाई AB वेक्टर का तो आप लिखोगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मोड का होल स्क्वायर और इनटू आप लिखोगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, और इस पूरे के मोड का आप क्या कर लोगे? इसी फॉर्मेट को लिखने का तरीका है, आप लिखोगे K इंटू Q1 वेक्टर Q2 वेक्टर, यहां पर मैं लिख सकता हूं R21 का स्क्वायर और इंटू R21 क्या, इसी को बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। सिमिलरली इसी प्रकार से अगर Q2 के द्वारा Q1 पर लिखा जाए तो F21 वेक्टर बराबर आप लिख सकते हो K इंटू Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर इंटू R12 क्या। These are the vector form of Coulomb's law. Vector forms of Coulomb's law. ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको लिखना है, ज्यादा कोई दिमाग लगाना नहीं है। बात समझ आ रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हम उम्मीद करते हैं कि काफी बेहतर अंदाज में क्लियर हुआ होगा वेक्टर फॉर्म कैसे लिखा जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बोला था कूलॉम के नियम की सीमाएं या क्या इसका लिमिटेशंस है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछता है। कूलॉम के नियम की सीमाएं पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके लिमिटेशंस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर बात करते हैं। आज के सीरीज का क्वेश्चन 5 और पूरे सीरीज का क्वेश्चन नंबर 9 है, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में बात किया जा रहा है। क्वेश्चन 9 नंबर में क्या कर रहा है? कूलॉम के नियम की सीमाएं बताएं। कूलॉम के नियम की क्या बताएं? सीमाएं बताएं। You need to write the limitations of Coulomb's law. ठीक है,
अब आप एस्टिमेटेड आंसर इसका लिखो, एक बेहतर सा आंसर बेहतर से प्लान के साथ। कूलॉम के नियम की निम्नलिखित सीमाएं हैं। कूलॉम के नियम की निम्नलिखित सीमाएं हैं। निम्नलिखित और क्या है बालक? सीमाएं हैं। बोलो कौन कौन सा सीमा है? कौन कौन सा सीमा है? ठीक है, क्या क्या सीमा है? तो सबसे पहला नंबर, कूलॉम का नियम जो है ये पॉइंट मास के लिए लागू होता है। किसके लिए लागू होता है? पॉइंट मास के लिए लागू होता है। ये हैवी मास के लिए लागू, सॉरी पॉइंट चार्ज के लिए लागू होता है। आई एम सॉरी, इट इज अ वेरी बैड मिस्टेक। ठीक है, चलिए इससे थोड़ी सी गलती हुई। ये पॉइंट चार्ज के लिए लागू होता है। तो पहला नंबर, कूलॉम का नियम केवल और केवल, कूलॉम का नियम केवल और केवल, केवल और केवल बिंदु आवेश के लिए, बिंदु आवेश उसे कैसे आवेश? स्थिर आवेश के लिए, बिंदु आवेश में कैसे? स्थिर आवेश के लिए लागू है, लागू है। और कुछ किसके लिए लागू है? तो बिंदु आवेश के लिए लागू है। बात समझ में आ रहा है? नंबर दूसरी बात अगर देखते हो तो इसमें जो कूलॉम्बियन कांस्टेंट है, यानी कूलॉम का जो नियतांक है, कूलॉम का नियतांक माध्यम बदलने पर बदल जाता है, बदलने पर बदल जाता है। यानी मीडियम के लिए फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। बात समझ आ रहा है? कभी भी कांस्टेंट नहीं हो पा रहा। यानी अगर आप देखते हो के का वैल्यू, तो के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपने ये देखा किसके लिए? वैक्यूम के लिए। और वैक्यूम के लिए वैल्यू जो है 9 × 10 पावर, आपने 9 देखा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर मैं यही किसी मीडियम के लिए बोल दूं तो आपको यहां हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। यहां पर मैं बोल दूं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन एम होता है। ठीक है, अब इसमें मीडियम का जो वैल्यू होगा, क्या 9 × 10 पावर 9 होगा मीडियम के लिए? बिल्कुल नहीं होगा, ये वैल्यू चेंजेबल है। यानी 9 × 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर क्या होगा? चेंज कर जाएगा, ये चेंजेबल होगा, मतलब सेम वैल्यू होगा। तो यहाँ पर देखो तो मीडियम चेंज हो गया, के का वैल्यू क्या कर गया? चेंज कर गया। के का वैल्यू क्या कर गया? चेंज कर गया। नंबर तीसरी बात आप कह सकते हो, एटॉमिक डिस्टेंस, यानी परमाणविक दूरी के लिए तो ये सही है। एटॉमिक डिस्टेंस के लिए लागू है, मतलब मैक्सिमम 10⁻⁻14 to 15 मीटर कर सकते हो, यहां तक के लिए तो लागू है। लेकिन नाभिकीय दूरी, नाभिकीय दूरी के लिए लागू नहीं होता है, के लिए लागू नहीं होता है। बात समझ आ रहा है? दो पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं, मैं यहाँ पर 2 से अधिक पॉइंट नहीं चर्चा कर रहा हूँ, 2-3 पॉइंट्स में ले ही लेता हूँ, 1-2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा में ले रहा हूँ। आपको कोई 2 पॉइंट्स पर चर्चा करना है। कूलॉम का नियम केवल और केवल बिंदुवत आवेश के लिए लागू है, ठीक है, बड़े चार्ज के लिए लागू नहीं है। बात समझ में आ रहा है? कूलॉम का नियतांक माध्यम बदलने पर क्या होता है? बदल जाता है। एटॉमिक डिस्टेंस के लिए लागू है, नाभिकीय दूरी के लिए लागू नहीं होता है। तो ये आपका लिमिटेशंस था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर देखें, बड़ा ही सिंपल और सामान्य संदर्भ में लोग क्वेश्चंस देखते चलेंगे, स्मूथली क्वेश्चंस को पढ़ते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको
ये पूछा जा सकता है। कूलॉम के नियम से रिलेटेड टर्म आपको एक और पूछा जा सकता है। कूलॉम का नियम, कूलॉम के नियम स्थिर वैद्युत बल की जानकारी देता है। बल की जानकारी देता है, जानकारी देता है। कूलॉम के नियम स्थिर वैद्युत बल की जानकारी देता है। ठीक है, क्या यह केंद्रीय बल की पुष्टि करता है? क्या यह केंद्रीय बल की पुष्टि करता है? केंद्रीय बल की पुष्टि करता है। आप आंसर में लिखोगे, क्या लिखोगे? हाँ। आंसर में लिखोगे क्या? हाँ। एस्टिमेटेड आंसर लिखोगे? हाँ। केंद्रीय बल की जानकारी देता है। अब आपने पढ़ा, आपके पास चार्ज Q1 और ये चार्ज Q2। केंद्रीय बल का मतलब होता है वैसा फोर्स जो केंद्र से जनरेट हो। जो कहां से जनरेट हो? केंद्र से जनरेट हो। तो इसका फोर्स Q1 के द्वारा इधर लगेगा, मैं नाम दे सकता हूं Q1 के द्वारा, और इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है ये आपका हो गया F21 है। दोनों का दोनों बल केंद्र की ओर लग रहा है या केंद्र से बाहर की ओर लगेगा। F21 वेक्टर का डायरेक्शन और इधर F12 वेक्टर का डायरेक्शन। तो ये कहां से जनरेट होता है? केंद्र से जनरेट होता है। यानी मैं आंसर लिख सकता हूं कूलॉम बल, कूलॉम बल केंद्र से ऑपरेट होता है, ऑपरेट होता है। अतः यह केंद्रीय बल है, केंद्रीय बल है। इसे एक तरीके से और समझ सकते हो, मैं बोल सकता हूं F12 वेक्टर इज इक्वल टू F21 वेक्टर। मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। साइन क्या लगा दोगे? माइनस का। अब यहां से आपके पास क्या हो जाएगा? F12 वेक्टर माइनस वाले किधर ले आओ, F21 वेक्टर विल बी 0। इसका मतलब है कि किसी बिंदु पर यानी केंद्र पर लगने वाले नेट फोर्स का मान 0 हो रहा है। कौन सा फोर्स का मान? यानी यह बल कहां से ऑपरेट हो रहा है? केंद्र से ऑपरेट हो रहा है या केंद्र के लिए ऑपरेट हो रहा है। एक बात यहां से और क्लियर हो जाती है कि यह फोर्स कैसे नेचर का हो गया, तो कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। ये सब चीजें जानकारी में रखोगे। कंजर्वेटिव फोर्स हो गया यानी संरक्षणात्मक बल हो गया। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है स्थिर वैद्युत बल कैसा बल है, तो आप बोलोगे कंजर्वेटिव फोर्स है, संरचनात्मक बल है। ठीक है, एक चीज और यहां से क्लियर हो रहा है कि न्यूटन्स के थर्ड लॉ को वेरीफाई करता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ को, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को क्या करता है? वेरीफाई करता है। ये सब आप याद रखो। किसको किसको वेरीफाई करता है? तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को वेरीफाई करता है। कंजर्वेटिव फोर्स कहां से ऑपरेट होता है? केंद्र से ऑपरेट होता है। केंद्र से क्या होता है? ऑपरेट होता है। फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है। डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट होता है। तो पॉइंट्स आपको यहां तक क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर आपने 10 तक देख लिया बड़ी बारीकी से। आइए क्वेश्चन नंबर 11 अब मेरे पास जो आ रहा है, क्या आ रहा है? वैद्युत विभव क्या है? सॉरी, वैद्युत द्विध्रुव क्या है? अभी विभव पर नहीं, अभी तो इसी चैप्टर में चल रहा है। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? इसके एसआई मात्रा एवं बी मान लीजिए। देखो बड़े ही आसानी से आप इसको समझो और सिंपल वे में आप लिख सकते हो, जवाब इसका दे सकते हो। वैद्युत द्विध्रुव अंग्रेजी में से इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। मैंने कहा ये कोई बिंदु ए रहा और ये कोई बिंदु आपका बी रहा। इस पर का चार्ज माइनस और इस पर का चार्ज प्लस।
और अगर ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हो, इतना भर क्लोज हो, इतना भर क्लोज हो कि दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ रहा हो, किसके बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ रहा हो, दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा हो, काफी नजदीक हो, ठीक है, लेकिन फोर्स का मान इतना कम है कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर नहीं पा रहे। तो ये जो अरेंजमेंट होगी ना, मैंने मान लिया कि ये डिस्टेंस कितना है, 12 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 12 है, जो वेरी शॉर्ट डिस्टेंस है, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, यानी आप कहोगे दो विपरीत गुण वाले आवेश, एक दूसरे से जब अल्पतम दूरी पर क्या होते हैं, व्यावस्थित होते हैं, तो यह व्यवस्था वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, डन है, क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब देखो इसमें किसी भी आवेश के परिमाण, यानी वैद्युत द्विध्रुव, इसमें का मतलब वैद्युत द्विध्रुव, इसमें के किसी भी आवेश के परिमाण, किसी भी आवेश के परिमाण एवं उनके बीच की दूरी, के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है, डन है, क्या कहा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। इसे लिखने का तरीका होता है पी वेक्टर, और पी वेक्टर बराबर आप लिख सकते हो कोई भी आवेश, चाहे माइनस में हो प्लस में हो, इसका मैग्नीट्यूड ले लो और इनटू इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो एक चीज और लिखोगे, डायरेक्शन लिखोगे कौन का, एन का, यानी पी वेक्टर बराबर रिजल्ट आप लिख सकते हो 2ql इनटू कौन का, एन का। अब तुमको करा इसका एसआई मात्रक बताइए, ठीक है, तो बोलो इसका एसआई मात्रक पी वेक्टर का मोड बराबर कूलॉम हो गया, क्यू के लिए, लेंथ के लिए मीटर हो गया, कूलॉम मीटर हो गया, डायमेंशन का रहा कूलॉम के लिए एटी हो गया, मीटर के लिए एल हो गया, तो बोलो क्या लिखोगे, एटीएल यानी एल टी ए बोल सकते हो या एटी एल भी बोल सकते हो, चाहो तो आईटीएल भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, आईटीएल भी लिख सकते हो, बात में आ रहा है, तो ये हो गया। एक चीज और याद रखना, इसका जो डायरेक्शन होता है ना, इसका जो डायरेक्शन होता है द्विध्रुव का, वह निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है, डायरेक्शन ऑलवेज याद रखोगे, इसका डायरेक्शन है कहां पर लिखो, यहां मैं लिख दूं, इसको नोट कर लेना आप ढंग से, अगर कभी पूछ दे तुमसे कि इसका डायरेक्शन क्या होता है, तो बोलोगे निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, गड़बड़ा मत वाला, इलेक्ट्रिक करंट वाला मत बोल देना कि पॉजिटिव से निगेटिव होता है, मैं बोल रहा हूं निगेटिव चार्ज तो कौन चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये आपको डायपोल, अब डायपोल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको पूछे गए, लगातार पूछे गए, कई बार पूछे गए, तो हम उम्मीद करते हैं कि पूरे क्वेश्चंस यहां तक आपके दिमाग में आ चुका है, इतनी सारी बातें आपके दिमाग में सेट कर गई होगी, क्वेश्चन नंबर कहां तक, 11 तक, ठीक है। चलिए तो आज के क्वेश्चंस को मैं यहीं तक रहने देता हूं, अगले दिन मैं सीरीज को आगे बढ़ाता हूं, वैद्युत क्षेत्र से मैं रिलेटेड टर्म लेकर आऊंगा और वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड में पूछे गए हैं और जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस हैं उस पर मैं बात करूंगा।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए लेते हैं आप लोगों से शुभ विदाई, बेस्ट ऑफ लक।